आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इंसान कैसे बढ़ता है, कैसे नई चीजें सीखता है और समय के साथ कैसे परिपक्व होता है, ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय सीधा मानव जीवन की नींव से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ, लर्निंग एंड सीक्वेंशियल इवोल्यूशन, और साथ ही द सिम्बायोसिस ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, उसके आधार पर आज मानव विकास यानी डेवलपमेंट, वृद्धि यानी ग्रोथ और अधिगम यानी लर्निंग के बीच के गहरे संबंधों का विश्लेषण होने वाला है। और ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ पूरी तरह से गुथी हुई है। और एक बात मैं साफ कर दूं, ये चर्चा केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव और विकास को समझने की इच्छा रखने वाले हर जिज्ञासु व्यक्ति के लिए है। एकदम, मतलब एक उत्सुक दोस्त की तरह मैं तो कुछ नया सीखने के लिए बेहद रोमांचित हूँ। मैं भी। शांत दिमाग से आज हम उन परतों को हटाएंगे और देखेंगे कि एक बच्चा जब अपना पहला कदम उठाता है या जब कोई इंसान कोई नई आदत सीखता है तो उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। अक्सर लोग वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही तराजू में तौलते हैं। मतलब रोजमर्रा की बातचीत में तो हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर कर ही लेते हैं। हाँ, बहुत आम बात है। तो जो मटेरियल हमने देखा उसके अनुसार क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट वास्तव में एक ही चीज है? ये एक बहुत ही आम भ्रम है जो लगभग हर किसी को होता है। लेकिन मनोविज्ञान और बाल विकास के नजरिए से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग ध्रुव हैं। अच्छा। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। ग्रोथ पूरी तरह से मात्रात्मक होती है, जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे मापा जा सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम इंच टेप या वजन तौलने वाली मशीन से माप सके? बिल्कुल। स्रोत से अगर हम सटीक उदाहरण लें तो बच्चे का वजन 3 किलो से बढ़कर 5 किलो हो जाना, या उसकी लंबाई 3 फीट से 4 फीट हो जाना, या फिर बच्चे के दांत निकलना, ये सब ग्रोथ के हिस्से हैं। तो ये सिर्फ शरीर तक सीमित है? एकदम सही। यह मुख्य रूप से शारीरिक बदलावों तक सीमित है और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जीवन भर नहीं चलती। एक निश्चित समय के बाद, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, ये रुक जाती है। रुकिए, अगर ग्रोथ एक उम्र पर आकर रुक जाती है तो फिर लोग 40 या 50 की उम्र में कोई नई भाषा कैसे सीख लेते हैं, या अपने गुस्से पर काबू पाना कैसे सीख जाते हैं? क्या वो ग्रोथ नहीं है? यहाँ जो बात सबसे अधिक हैरान करती है वो ये है कि वही तो असल में डेवलपमेंट यानी विकास है। ओहो। जी हाँ, विकास गुणात्मक है यानी क्वालिटेटिव। इसे सीधे मापा नहीं जा सकता। स्रोत से उदाहरण दे तो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, भाषा कौशल और भावनात्मक संतुलन। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि आज किसी के ज्ञान में 2 किलो का इजाफा हुआ है। बिल्कुल नहीं। और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में एक आम कथन आता है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। एकदम। शारीरिक वृद्धि भले ही 18 या 21 साल की उम्र के बाद रुक जाए, लेकिन इंसान का मानसिक और सामाजिक विकास जीवन भर चलता है। ये तो नजरिया ही बदल देता है। अब जब हम विकास की बात कर ही रहे हैं तो स्रोतों में विकास की 5 प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया गया है। मुझे लगता है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम इसे थोड़े बड़े संदर्भ में देखें तो स्रोत में दी गई उन 5 विशेषताओं का गहराई से विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। पहली विशेषता वही है जिसकी हमने अभी बात की, विकास का निरंतर होना। कंटिन्यूअस? हाँ, इसका बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण स्रोत में है। कोई भी बच्चा अचानक से एक दिन उठकर पूरी कहानी नहीं सुनाने लगता। बिल्कुल, वो पहले सिर्फ अजीब सी आवाजें निकालता है, फिर शायद माँ या पा जैसा कोई एक शब्द बोलता है। सही कहा। फिर वो वाक्य बनाता है और सालों की इस निरंतर प्रक्रिया के बाद कहानी सुनाता है। ये अचानक नहीं होता। और यही हमें दूसरी विशेषता की ओर ले जाता है, जो है विकास का क्रमिक होना। सिक्वेंशियल। एक निश्चित क्रम में होना। यानी इसका एक तय क्रम होता है। स्रोत का वो उदाहरण बहुत सटीक लगा कि कोई भी बच्चा सीधे दौड़ना नहीं सीखता। वो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और अंत में चलना। और यह क्रम दुनिया के हर बच्चे के लिए एक समान है। इसी से तीसरी विशेषता जुड़ती है, विकास अनुमानित है, यानी प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब? भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल।
चूंकि विकास एक तय क्रम में होता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 महीने में बच्चा बैठेगा और 1 साल में चलने लगेगा। इसी वजह से डॉक्टर एक चार्ट देखकर बता पाते हैं कि बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं। एकदम सही। और चौथी विशेषता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकास समग्र होता है, यानी होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब इसे अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते। हाँ, इसमें 5 पहलू शामिल है। फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इमोशनल यानी भावनात्मक, सोशल यानी सामाजिक और मॉरल यानी नैतिक। और ये सब आपस में जुड़े हैं। गहराई से जुड़े हैं। अगर किसी बच्चे का पेट खराब है, जो कि उसका शारीरिक पहलू है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जो कि उसका भावनात्मक पहलू है। और शायद वो किसी से बात न करे, जो सामाजिक पहलू हो गया। बिल्कुल, यही समग्रता है। और 5वीं विशेषता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, विकास इन दोनों का परिणाम है। हेरिडिटी माता पिता से मिलने वाले गुण हैं और पर्यावरण परिवार, स्कूल और समाज है। तो जो लोग मजाक में कहते हैं कि इसकी तो आदतें ही खराब हैं, ये तो खानदान पर गया है, वो पूरी तरह सच नहीं है। पर्यावरण का भी उतना ही हाथ है। एकदम। एक बच्चा भले ही बहुत तेज दिमाग के साथ पैदा हो, जो हेरिडिटी है, लेकिन अगर उसे अच्छा माहौल नहीं मिलता, जो पर्यावरण है, तो उसका पूरा विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से अनपैक कर लिया, लेकिन एक तीसरा शब्द भी है, लर्निंग। अधिगम या सीखना। हाँ, उत्साह के साथ इस सवाल पर आते हैं कि सीखना तकनीकी रूप से क्या है। आम बोलचाल में तो हम परीक्षा के लिए रट्टा मारने को भी सीखना कह देते हैं। तकनीकी रूप से लर्निंग का मतलब सिर्फ रटना नहीं है। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से परमानेंट चेंज। बिल्कुल। मुझे स्रोत में दिया गया साइकिल वाला उदाहरण बहुत सटीक लगता है। हाँ, जब कोई पहली बार साइकिल पर बैठता है तो वो गिरता है, संतुलन बिगड़ता है, ये उसका अनुभव है। और फिर वो रोज अभ्यास करता है। लगातार अभ्यास से एक दिन दिमाग और मांसपेशियां तालमेल बिठा लेते हैं। और वो बिना सोचे पेडल मारने लगता है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। और ये बदलाव स्थायी होता है। पहाड़ी याद करना या भाषा सीखना भी ऐसे ही होता है। लर्निंग हमेशा प्रैक्टिस से होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है और लक्ष्य उन्मुख होती है। गोल ओरिएंटेड, किसी उद्देश्य के लिए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने विकास को अलग समझा और सीखने को अलग। इन दोनों अलग अलग लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को आपस में कैसे जोड़ें? ये मनोविज्ञान के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक है। ये दोनों अलग होकर भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसे हम 2 नियमों से समझ सकते हैं। पहला नियम, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, यानी विकास अधिगम से पहले आता है। परिपक्वता बहुत जरूरी है। मतलब जब तक बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां विकसित नहीं होंगी, वो लिखना नहीं सीख सकता। बिल्कुल। मोटर स्किल्स का विकास पहले होना जरूरी है। यानी नींव पहले बनेगी। लेकिन क्या ये एक तरफा रास्ता है? नहीं। यहीं पर दूसरा नियम आता है, लर्निंग एनहांसेस डेवलपमेंट, यानी अधिगम विकास को बढ़ावा देता है। कैसे? जब कोई पढ़ना सीखता है तो उसके सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विस्तार होता है। तो विकास किसी काम को करने के लिए तत्परता यानी रेडीनेस देता है और लर्निंग अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल। CTET का कथन कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस पूरी तरह सटीक है। क्या बात है। और इसी संबंध को समझने की कोशिश में मनोविज्ञान के 2 बड़े नाम आमने सामने आ गए थे, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। हाँ, इन 2 विचारकों के बीच का विरोधाभास बहुत ही रोचक है। दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे ना? अगर हम इसे थोड़े बड़े संदर्भ में देखें तो दोनों की थ्योरीज ने शिक्षा को बदल दिया। बिना किसी का पक्ष लिए दोनों का सारांश समझना जरूरी है। सबसे पहले जीन पियाजे की बात करते हैं। पियाजे का मानना था कि लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर निर्भर करती है। मतलब बच्चा जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता। एकदम सही। उनके अनुसार विकास पहले होगा और सीखना हमेशा उसके पीछे पीछे आएगा। बच्चा खुद दुनिया को एक्सप्लोर करके सीखता है। लेकिन लिव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण अलग था। बिल्कुल अलग। उनके अनुसार लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, सीखना विकास को आगे ले जाता है। सामाजिक अंतरक्रिया से विकास होता है। सोशल इंटरैक्शन से। हाँ,
वाइगॉत्स्की कहते थे कि समाज में दूसरों के साथ बातचीत करने से, मदद मिलने से बच्चा सीखता है और उसका विकास होता है। यहीं पर ZPD का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे थोड़ा समझाएंगे? मान लीजिए एक बच्चा एक पजल सॉल्व कर रहा है। वो खुद से आधी पजल कर लेता है, फिर अटक जाता है। ये उसका वर्तमान स्तर है। फिर कोई बड़ा उसे थोड़ा सा हिंट देता है। इस सामाजिक मदद से वो पूरी पजल सॉल्व कर लेता है। तो बच्चा खुद जो कर सकता था और मदद मिलने पर जो कर पाया, उसके बीच का जो फासला है वही ZPD है। बिल्कुल। और जो मदद दी गई उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार इसी जोन में सबसे बेहतरीन लर्निंग होती है। ये सब बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन असली दुनिया में इसके मायने क्या हैं? ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिक्षकों और मार्गदर्शकों के लिए स्रोत में बहुत स्पष्ट बिंदु हैं। सबसे पहला, बच्चों की रेडीनेस को समझना बहुत जरूरी है। तत्परता को समझना? हाँ। मतलब अगर बच्चा तैयारी नहीं है तो उस पे ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। सही कहा। दूसरा बिंदु है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को। हर बच्चा अलग होता है। एकदम। किसी का शारीरिक विकास तेज होता है, कोई भाषा जल्दी सीखता है। सबको एक ही सांचे में नहीं ढाल सकते। और वाइगॉत्स्की की थ्योरी से हमें ये समझ आता है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना कितना जरूरी है। सहायक वातावरण। हाँ, जहाँ बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके और दूसरों की मदद से सीख सके। और मुझे लगता है सिर्फ अंकों पर ध्यान न देकर समग्र विकास पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल। सिर्फ गणित में अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है। भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। तो अगर हम आज की चर्चा का सारांश दें, ग्रोथ शारीरिक और मात्रात्मक है जो एक समय बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट गुणात्मक है और जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और लर्निंग कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में आने वाला स्थायी बदलाव है। सही बात है। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। वो क्या है? देखिए, अगर सीखने का मतलब अनुभव के माध्यम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है और हमारा विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वयस्क भी हर नई स्थिति और अनुभव के साथ लगातार अपना ही एक नया संस्करण गढ़ रहे हैं? अगर ऐसा है, तो क्या बचपन में लागू होने वाले विकास के ये नियम हम वयस्कों की बदलती आदतों पर भी उतने ही सटीक बैठते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि शायद हमारा विकास कभी रुकता ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी नए और गहरे सवाल के साथ श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।